बासिल एपिसोड 27। परेशान ना हो, वो दरअसल रात को रिसेप्शन पर थीम पाकिस्तानी ड्रेसेस का है। तो मुझे रोजीन से पता चला कि आपके पास तो कोई पाकिस्तानी ड्रेस नहीं है। जवेरिया के चेहरे की हिचकिचाहट पर इसने फौरन वजाहत दी। इसकी चमकती आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी, गहराई थी। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत से मैक्सेस। वो दुरान ने हिचकिचाते हुए वो अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि सरबीना ने मोहब्बत से बात काट दी। अरे भाभी, ये यहाँ की मैक्सिस में पाकिस्तानी फैंसी ड्रेसेस जैसी लुक कहाँ आती है भला? रोजीन को जोड़े बेड पर रखकर जाने का इशारा करती वो जवेरिया की जानिब पड़ी। आज शाम रिसेप्शन के थीम में तमाम इंडियन और पाकिस्तानी मेहमानों ने शलवार कमीज पहने थे, और ऐसे में जवेरिया के साथ इत्तेमाद का रिश्ता बढ़ाने में इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। ये मेरे कुछ बिल्कुल नई ड्रेसेस हैं, आपको जो अच्छा लगे वो रख लें और शाम को वही पहनिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आप। भारी भरकम नक्शों निगार से लैस दीदा से पांचों जोड़ों को वो अलग अलग कर रही थी। सुर्ख, जामनी, पीच, सब्ज और गैर जर्दी रंग के खूबसूरत जोड़े थे। सभी कैपरी और कमीज थे। जवेरिया तजब का शिकार हुई। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दुरान कमरे में दाखिल होते ही वहां के मंजर पर हैरत से आंखें सिकुड़े रुका। वो आज भी सोकर उठा था और ट्राउजर शर्ट में ही लॉन में चला गया था। अरे आप ही बताएं ना भाभी, शाम को कौन सा ड्रेस पहने इसमें से? सरबीना ने चहकते हुए हैरान से खड़े दुरान की तरफ रुख फेरा। वो बिना समझे से बेड पर बिखरे कपड़ों को देख रहा था। सरबीना की बात पर निगाह जवेरिया की तरफ उठी। नमाज के बाद सफेद सकाफ में इसका निखरा चेहरा दिल को ठंडक बख्श रहा था। वो परेशान की सूरत बनाए खड़ी थी। मैं क्या बता सकता हूँ, जो भी इसे पसंद हो। इसके चेहरे पर निगाहें जमाए आस्की से जवाब दिया। वो तो कंफ्यूज है तब से। अच्छा, ऐसा करते हैं भाभी, आपको इनमें से जो भी पहना हुआ हो अच्छा लगे वो रख लेना, ठीक है? आप हेल्प करिएगा। जवेरिया से बात करने के बाद वो दुरान की तरफ पलटी। दुरान ने सर को दाएं बाएं इस्तनाब में हिलाया। अच्छा भाभी, फिर मैं चलती हूँ, शाम को मुलाकात होती है। सरबीना पुरजोश की जवेरिया को गले लगाकर पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। वो मुस्तरिब की बेड पर रखे जोड़ों को देख रही थी। दुरान ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले सोफे की तरफ बढ़ा। वो बज़ाहिर सोफे पर बैठ गया था, लेकिन भुएं उठाए बार बार चोर निगाहों से इसका जायजा ले रहा था, जो बस कपड़ों को जांचती निगाहों से देखे जा रही थी। वो शायद फैसला करने में खूबी हुई थी। निचले लब को दांतों में दबाए वो फैसला ना करती हुई इसे दिलचस्प लग रही थी। दुरान ने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोका, एक झटके से अपनी जगह से उठा और बेड के पास आया, झुका और जामनी जोड़े को उठाकर ऊपर कर दिया। ये अच्छा है। वो जो सर झुकाए फैसला करने में अभी खोई थी, चौंक कर सर ऊपर उठाया। दौरान जामनी जोड़े को, जिसके गले पर चांदनी रंग नगीने बड़ी नफासत से गोलाई में जड़े थे, हैंगर से थामे खड़ा था। वो ये सब बिला तामिल बिना सोचे समझे कर गया था। शायद जवेरिया की उलझन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दुरान की आंखों में मौजूद शोखी और ये बेतकल्लुफी, वो यक तक इस पर निगाहें जमाए हुए थे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जहन था कि ये सब कबूल करने को कतन तैयार नहीं था। दिले जहां दुरान की इन अनायतों, मोहब्बतों, निगाहों की नरमाहटों और नवाजिश पर दबी मोहब्बत को हवा देने लगा था। वहां जहन किसी सूरत इस अनहोनी को तस्लीम नहीं कर रहा था। शायद दुरान सिर्फ तरस खा रहा हो, शायद वो सिर्फ पछता रहा हो अपने जुल्म पर, शायद इसे मुझे मौत के मुंह में धकेल देने का गिल्ट हो। जब जब दिल इसकी आंखों को पढ़कर मोहब्बत की तस्दीक करता, तब तब जहन ये सारे वसवसे दोहराने लगता। दुरान इसके चेहरा ऊपर उठाने पर इसकी आंखों की शफाफ सफेद पुतलियों को मोहब्बत से देख रहा था। इसकी हैरत से खुली बड़ी बड़ी आंखों को वो इसके चेहरे पर जमाए दिल के गोशे में मोहब्बत को नमी बख्श रही थी। ये अच्छा लगेगा तुम पर। दुरान ने आहिस्ते से कहते हुए खामोशी के इस जानिब फशा तलस्सम को तोड़ा, जोड़ा आहिस्ते से फिर से बेड पर रखा और पलटा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो मुकम्मल तौर पर पलटा नहीं था जब जवेरिया के सपाट लहजे में कहे गए जुमले पर रुका। रुख मसनूई हैरत से इसकी तरफ मोड़ा, चेहरे पर संजीदगी बढ़ाई और भुएं मखसूस तर्ज में इकट्ठी की। वो निगाहें झुकाए पूछ रही थी, क्या कर रहा हूँ? तुमसे ड्रेसेस चूज नहीं हो रहा तो मैंने हेल्प कर दी। मैं हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ, तहानुस निगाहें झुकाए बड़े वसूख से कहा। वो सोच सोच कर थक चुकी थी, अब मजीद इस कशमकश की वजह से कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। फिर क्या बात कर रही हो? दुरान ने हैरत जाहिर की। इसकी मांग पर निगाहें जमाए वो अब भी जहन पर जोर दे रहा था कि वो क्या सोच रही है, इससे क्या पूछना चाह रही है। कुछ अंदाजा हो, लेकिन वो हर बार की तरह नाकाम था। आप मुझे परेशान कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, ठोस लहजे में जवाब दिया। वो इन लड़कियों में से नहीं थी जो लड़कों की एक मुस्कुराहट और एक निगाह करम को मोहब्बत समझकर खुद से ही खुशफहमी में उड़ने लगी।
वो दुरान से दो टोक बात करना चाहती थी। दुरान ने इसकी इस बात पर फिक्रमंदी से माथे पर शिकन डाले। मतलब? आंखें फैलाए हैरत जाहिर की। इसे दुरान पर गुस्सा आ रहा था। इसे क्या नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है इतने दिन से। इसका बदला रवैया, मोहब्बत से देखना, फिक्र करना, हर बात पर मुस्कुरा देना, बात करने के लिए बहाने तलाश करना। वो तिलमिलाकर बेड पर से उतरी और गुस्से में लब भेंचे दुरान के सामने तन कर खड़ी हुई। आपकी ये सारी अनायतें, फिक्रमंदी और मुझे यूं हर वक्त देखना साबित क्या करना चाहते हैं आप? फट पड़ी थी वो, वजूद बिला वजह ही कांपने लगा। दुरान ने पेशानी पर पड़े शिकन एकदम खत्म किए। ओह, तो इसकी मोहब्बत की तपिश इससे मुख्फी नहीं रह सकी। दिल जोर से धड़का। ख्याल कर रहा था तुम्हारा, तुम बीमार थी। उफ उफ, दिल पर घूंसा लगा। तकलीफ शदीद थी, शायद जहन लगाया था, और अब जहन हाथ थाने दिल पर कहका लगा रहा। बीमार थी दुरान मलक, अब नहीं हूं, बिल्कुल ठीक हूं अब मैं। मुझ पर थर्स खाने की बिला वजह मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं आपको। घुटी सी आवाज में मसनूई गुस्सा दिखाया, जबकि आंखों में जलन होने लगी थी। दिल तकलीफ से फटने को था और जहन जोर जोर से तालियां बजा रहा था। आप मुझे आजाद कब कर रहे हैं? बिना मकसद कब तक कैद में रहना होगा मुझे यहाँ? नखुआ से नाक भेजे आंसू का गला घोंटती आवाज थी। दुरान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मतलब वो इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे मेरे साथ रहना कैद लग रहा था। अजीब सा धुआं था जो दुरान के वजूद में भरने लगा। बहुत जल्द बमुश्किल हल्क से आवाज बरामद हुई। आह, तकलीफ आमने सामने खड़े दोनों दिलों में एक जैसी उठी थी। दिल के पंप करने की रफ्तार के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ये चुभन मीठी नहीं थी, बहुत दर्दनाक थी। जवेरिया ने जब से थूक निकला और हिम्मत से चेहरा ऊपर उठाया। बहुत जल्द मतलब कब? सख्ती से लब भेजे वो इससे अपनी आजादी का वक्त पूछ रही थी, जिसे वो अपने दिल के नहा खानों तक में कैद कर चुका था। आज रात पार्टी में। दिल धड़कना भूल गया। आह, सारा भरम पल भर में ही ढेर हुआ। ठेस दोनों दिलों में एक सी उठकर आंखें अब धुआं धुआं एक दूसरे को देख रही थी। आज रात पार्टी में सबके सामने झगड़ा करेंगे हम। दुरान ने बिला जवाब नाक खींची और शीशे की दीवार पर निगाहें जमाई। किस बात पर? बहुत भारी आंसू को रोकती आवाज थी। वो पल पल बिखर रही थी, खुद को सिमेट रही थी। सामने खड़े संगदिल के बारे में एक पल के लिए भी कैसे सोच लिया था कि वो मुझ जैसी आम लड़की से मोहब्बत करने लगेगा। झगड़े की वजह पूछती वो कितनी बेताब लग रही थी। इससे छुटकारे को दुरान ने गहरी सांस बाहर उठेली। बात तो कोई नहीं होगी, बिला वजह झगड़ा करेंगे। बस लोगों को दिखाना है कि हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। एक निगाह इसके सरापे पर डाली। दिल ने तकलीफ में ही तस्दीक कर दी। हाँ, वो मुझ में बसती है। सराय से नजरें चुराई और लापरवाही से ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले। बस फिर इसके बाद डिवोर्स पेपर तो अटल रेडी करवा ही चुका है। बमुश्किल झूठ बोला। जवेरा को सांस कहीं हल्क में अटकते जैसा एहसास हुआ। एक दिन तो अलग होना ही था, फिर इतना दर्द क्यों? कितना समझाती रही थी खुद को। अब दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रो दे, सामने खड़े शख्स के सीने से जा लगे और कहे, देखो मुझे खुद से अलग ना करो, यही कहीं किसी कोने में रख दो, ना बात करो ना कोई और अनायत, बस खुद से अलग मत करो, मैं ताहयात यहाँ तुम्हारे आसपास रहूंगी, एक बेजान वजूद की तरह, एक बेजर एहसास की तरह। बस मुझे अपना नाम ही दे दो दुरान, प्लीज मुझे अपने निकाह में रहने दो। आपका वो मकसद? आप इस प्रोड्यूसर से मिलवाना चाहते थे मुझे, इससे बदला? बहुत दूर से आती आवाज थी जिसमें दिल बमुश्किल उठे अनगिनत इल्तिजा दबा रहा था। किसी से बदला नहीं लेना मुझे, दुरान ने सपाट लहजे में तेजी से जवाब दिया और फिर सराय से कदम कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। तेज तेज लॉन की तरफ बढ़ते कदम दिल की घुटन बढ़ाते जा रहे थे। सब तय था, एक दिन अलग होना है। फिर ये दिल की बढ़ती तकलीफ, ये सांस लेने में दुश्वारी। जब तक वो लॉन में पहुंचा कनपट्टी की रगत शिद्दत गम से उभर गई थी। उजाला देकर चिराग राह गुजर आसान नहीं होता, हमेशा हो सितारा हम सफर आसान नहीं होता। जो आंख की ओट है चेहरा इसी को देखकर जीना, ये सोचा था कि आसान है मगर आसान नहीं होता। अटल लॉन में खड़ा फूलों की सजावट करवाता हुआ मुलाजमों को हदायत दे रहा था। अचानक दुरान पर निगाह पड़ी। वो सिगरेट जला रहा था, मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। दुरान देखो अब कैसा लग रहा है सब? जैसिका बता रही थी कि एक में 3 रंग इस्तेमाल होते हैं, इसके मुताबिक मैंने एक फूल का और इजाफा किया है। पुरजोश लहजे में वो इसे सजावट और केक का बताता हुआ लंबे लंबे डाक भरता इस तक पहुंचा। दुरान के कोई जवाब ना देने और धुआं धुआं होते चेहरे को महसूस करते हुए मुस्कुराहट को संजीदगी में बदलता हुआ इसके और करीब हुआ। क्या हुआ, खैरियत है? परेशान क्यों लग रहे हो? वो आज रात मैं और जवेरिया सबके सामने झगड़ा करेंगे, तुम सिचुएशन संभाल लेना सारी। वह मुश्किल बात मुकम्मल की और मुंह खोल कर ऐसे सांस ली जैसे कोई तकलीफ को बर्दाश्त करे।
अटल ने बगौर इसके चेहरे को जांचा। मतलब मैं समझा नहीं, क्यों झगड़ा करोगे तुम दोनों? बस इसे मेरी कैद से आजाद करने का वक्त आ गया है। सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाया। धुएं के मरगोले के पीछे दुरान की नम होती आंखें अटल की जांचती निगाहों से किसी सूरत मख्फी नहीं रह सकी। इसे रोना चाहिए। जवेरिया के कहे अल्फाज अटल के जहन में गूंजे। वो अपने सामने खड़े दुरान की आंखों में जिंदगी में पहली बार नमी का एहसास देख रहा था। तड़प कर इसके करीब हुआ। दुरान, कम से कम यहाँ इस रिश्ते में तो खुद को तकलीफ मत दे यार। अटल की बात पर वो जो आधी सिगरेट को जमीन पर फेंक कर इसे पांव से मसल रहा था, सर मजीद झुका लिया। उठाता भी कैसे? अटल आंसुओं से भरी आंखें देख लेता। दुरान, सुन रहा हूं, ऊपर देख यार। वो कंधे झंझोड़ रहा था। अरे यार मत कर इतना जुल्म खुद पर, क्यों कर रहा है ऐसा? क्या बकवास करते जा रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? कौन सा जुल्म? गुस्से से सुर्ख होता चेहरा झटके से ऊपर उठाया। आंखें मतवातर थीं, लब सख्ती से खींचे हुए थे। मोहब्बत करने लगी हो जवेरिया से? और थप्पड़ मारूंगा अगर अब की बार ये कहा कि नहीं करते हो। अटल बन चुका था, वो जो हर दफा इसकी मोहब्बत में बन जाता था, इसका हर रिश्ता। दुरान ने चंद सेकंड अटल की नम होती आंखें देखी, फिर सराय से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। चंद सेकंड की खामोशी थी। इसको देखकर दिल को सुकून मिलने लगा है। इसको देखकर दिल को सुकून मिलने लगा है। कहीं भी हो इसका ख्याल आता है बार बार। वो हर वक्त हवासों पर, जहन पर सवार रहती है। पास आती है तो पूरे वजूद में अजीब सी मीठी सनसनी दौड़ने लगी है। इसे छूने की, पास जाने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगती है। वो खोए लहजे में मतवातर बोल रहा था और अटल इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरा दिल शिद्दत से ये ख्वाहिश करने लगा है कि वो मेरे पास रहे हमेशा, मुझसे बहुत बातें करे, मुस्कुराए, हुक्म चलाए, मोहब्बत जताए, ख्याल रखे। अगर इस सब एहसासात को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। वो हर बार की तरह अपने दिल की हर बात इसके सामने खोल कर रख चुका था। तो फिर इसे क्यों छोड़ रहे हो? अटल ने बाजू पकड़े दुरान का रुख जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ा। सिर्फ मेरे मोहब्बत करने से क्या होगा? इत्तेहाज़ फीकी सी मुस्कुराहट थी। मतलब? अटल ने हैरानगी से अब्रू चुकाए। अटल ने हैरानगी से अब्रू चुकाए। मतलब ये कि वो मेरी कैद से रिहाई चाहती है। फीकी सी मुस्कुराहट और गहरी की, जिसके पीछे दर्द छुपा था। अटल अब की बार कुछ नहीं बोल पाया। इसके चेहरे और आंखों से झलकती इसके दिल की तकलीफ, इसकी मोहब्बत और जवेरिया की बेतनाई की गवाह थी। कल वकील को डाइवोर्स पेपर के लिए कह देना, बस चंद दिन और। मैं इसे और तकलीफ में नहीं देख सकता, आहिस्ता से कहा और कदम पोर्च की तरफ बढ़ा दिए। सूरज मुकम्मल डूब चुका था और दुरांग ग्लास के लॉन में झगमगाती रोशनियां सजावट के हुस्न को और दुबाला कर रही थी। सफेद हल्के जद और हल्के गुलाबी रंग के फूलों की नफीस सजावट आंखों को जखीरा कर देने की हद तक हसीन लग रही थी। कमरे में छाई खामोशी इसके वजूद में छाई खामोशी से कम थी। ड्रेसिंग रूम की बाईं जानिब पूरी दीवार में नस्ब आईने के सामने जामनी जोड़े में मलबूस और किसी मुजस्सम की तरह बैठी थी। बिल्कुल पास खड़ी मेकअप आर्टिस्ट रात की तकरीब के लिए इसके चेहरे पर सिंगार करने में मसरूफ थी। आप मुझे आजाद कब कर रहे हैं? बिना मकसद कब तक कैद में रहना होगा मुझे यहाँ? बहुत जल्द। दिल में एक दर्द की लहर फिर से उठी। आंखों में नमी का एहसास होने लगा। इससे पहले कि आंसू छलक जाते, वो सराय से लड़की का हाथ पीछे करते हुए सीधी हुई। 1 मिनट। लड़की हाथ में पकड़े ब्रश को लेकर हैरत से सीधी हुई, जबकि वो आगे होकर ड्रेसिंग मेज पर से टिश्यू उठाए नम होती आंखों के आंसू इसमें जज्ब कर रही थी। मैम सब ठीक है? मेकअप आर्टिस्ट इसके बार बार आंखें पोंछने पर परेशान होकर पूछ रही थी, क्योंकि ये अमल तीसरी बार दोहरा रही थी क्योंकि वो ये अमल तीसरी बार दोहरा रही थी। जवेरिया ने जबरदस्ती मुस्कुराहट को चेहरे पर सजाकर सर इस्तेनाम में हिलाया। जी, अगर आप कुछ देर रेस्ट चाह रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ, कोई मसला नहीं। वो मुलायम लहजे में कहती हुई पीछे हुई। जवेरिया का यूं बार बार नम होती आंखों को पहुंचना और उतरा सा चेहरा इससे मख्फी नहीं था। नहीं, मैं ठीक हूँ, पार्टी शुरू होने वाली है, फिर देर हो जाएगी। प्लीज आप करें अपना काम। ओके मैम। वो शर्मिंदगी में सर हिलाते फिर से जवेरिया के चेहरे पर झुक गई। क्यों दिल इतना कमजोर हो रहा है? मुझे कमजोर नहीं होना। अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे खुदा, मुझे मजबूत कर दे। मैं इस दिल के हाथों मजबूर होकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। एक दफा बात तो कर ले इससे, क्या पता वो तलाक ना दे। दिल की बाज तरफ ने कानों तक सफर किया तो जहन फौरन चौकन्ना हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो सोचेगा नहीं कि मैं क्यों नहीं ले रही तलाक? जहन ने फौरन दिल को सरजमिश किया। मुझे दिल कड़वा करना है। क्या हुआ वो नहीं? क्या हुआ इसका नाम नहीं? दिल ने सिर्फ इससे मोहब्बत की है, इसी से करता रहेगा। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आंखें फिर से डबडबा गई, लेकिन दिल ने फैसला कर लिया था। अब की बार इसने आंसू अंदर उंडेल लिए। लाहौर स्टेशन की पटरी पर चलने को तैयार खड़ी ट्रेन सीटी बजा रही थी।
جس کی آواز گردنواں کے علاقوں میں گونج رہی تھی۔ انہی تنگ گلیوں میں موجود احمد بے کا یہ چھوٹے سے گھر میں اس وقت شام کی چائے کا وقت تھا۔ برآمدے کا پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ پنکھے کے بالکل نیچے رکھی کرسی پر دوران سر جھکائے کتاب کے مطالعہ میں مگن تھا۔ بوسیدہ کی سفید ڈریس شرٹ کے نیچے جینز پہنے، آستین کو کوہنیوں تک موڑے وہ کتاب کو پڑھنے میں مہو تھا، اور کچن میں برتنوں کے بجنے کی آواز میں احمد صاحب کی کچن میں موجودگی کی نشاندہی تھی۔ لاہور آئے اسے 1 سال 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس سارے عرصے میں وہ نہ صرف قرآن حفظ کر چکا تھا بلکہ تجوید اور تلاوت بھی سیکھ چکا تھا۔ اسٹیشن کے قریب ایک جم میں نوکری مل گئی تھی اور احمد صاحب کے گھر میں ایک کمرہ اور 3 وقت کا کھانا، بس یہی اب اس کا مرکز تھا۔ وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ احمد صاحب کی آواز پر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ ہاتھ میں اخبار اور چائے کی ٹرے تھامے کھڑے تھے۔ جانتا ہوں، دوران نے متواضع لہجے میں جواب دیا اور پھر لاپرواہی سے سر کتاب میں جھکا دیا۔ اسفند ملک نے اخبار میں اس کی گمشدگی کا اشتہار دیا تھا۔ 1 سال اور 6 ماہ کا عرصہ ان لوگوں نے اس آس پر گزار لیا تھا کہ شاید وہ خود لوٹ آئے گا۔ کیا رشتہ ہے ان سے؟ احمد صاحب اخبار کو میز پر رکھتے ہوئے سامنے بیٹھے اور چائے کا کپ دوران کی طرف بڑھا دیا۔ لالچ کا۔ چائے کا کپ تھامے کرواہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ لالچ کے ساتھ خون کا بھی تو ہوگا؟ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ نہیں پتا، دوران نے بیزاری سے جواب دیا۔ ناک نفرت سے چڑھائے کتاب کو بند کیا۔ دیکھو، اگر یہ سوچ رکھتے ہو کہ بنا کسی رشتے ناطے کے ساری عمر گزار لوگے تو ہاں صحیح سوچ ہے، گزار لوگے، لیکن یہ یاد رکھو زندگی گزارنے میں اور جینے میں بہت فرق ہے بدخودار۔ احمد صاحب کی آواز پر دوران نے جھکا سر آہستگی سے اٹھایا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر رہے تھے۔ لبوں سے کپ ہٹا کر دوران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ زندگی فقط گزارنے والے لوگ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں جو ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے۔ وہ انگلی کھڑے کرتے ہوئے وثوق سے بولے۔ دوران نے نظریں جھکائیں اور کپ لبوں سے لگایا۔ زندگی جی لینے کا نام ہے، اور زندگی جینے کے لیے ہمیں رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، خونی، روح، دل اور احساس کے رشتے۔ وہ دوران کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جو ہمیشہ کی طرح بس صرف اس کو سننے میں مصروف تھا۔ خونی رشتے تمہارے ماں باپ، بہن بھائی اور تمہاری اولاد، احساس کے رشتے تمہارے احباب اور دل اور روح کا رشتہ تمہاری بیویاں، یہ سب رشتے زندگی جینا سکھاتے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر زندگی جینا بہت کٹھن ہے۔ وہ لب بھینچے مسکرائے۔ دوران نے پرسوچ نگاہ ان پر ڈالی۔ اگر ان میں سے ایک بھی رشتہ تمہارے پاس ہے تو لوٹ جاؤ۔ تم زندگی کو فقط گزار کر ضائع کر رہے ہو۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر احساس ہوگا کہ میں نے زندگی صرف گزار کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دوران حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ان کی باتیں سہلانے کے بعد اسے جس ہستی کا سب سے پہلا خیال آیا وہ اٹل تھا۔ لوٹ جاؤ بیٹا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ احمد صاحب کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیاہ آسمان پر چمکتا چاند اور روشنیوں میں دمکتا درانگ پلیس کا یہ لان، دونوں کی خوبصورتی آج رات ہوش ربا تھی۔ جہاں آسمان میں ستارے جلملا رہے تھے، وہیں درانگ پلیس میں بھی بالی ووڈ اور ڈرامہ انڈسٹری کے بہت سے خوبصورت ستارے جلملا رہے تھے۔ انہی خوبصورت دکھتے چہروں اور رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس ستاروں میں دورانگ ہلکے مسٹرڈ بوسیکی کے کرتے شلوار میں گہری بھوری مردانہ شال کو گلے کے گرد گھمائے، جہاں بہت منفرد لگ رہا تھا، وہاں اپنے اس حلیے میں آج ہر نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تقریب اپنے عروج پہ تھی۔ اونچے سروں میں بجتی موسیقی، کہکے، باتیں، سب مگن تھے۔ کھانے کے بعد برہان اور سربینا ریسیپشن کیک کاٹ چکے تھے۔ دوران جو ایک کونے میں کھڑا دوسری سگریٹ ختم کر چکا تھا، اب جلتا آدھا سگریٹ میز پر رکھی ایش ٹرے پر رگڑا اور جویرے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ تقریب میں موجود تھی۔ اس کا احساس اس کے لان میں قدم رکھتے ساتھ ہی ہو گیا تھا، لیکن اس نے تب سے لے کر اب تک ایک نگاہ بھی جویریہ پر نہیں ڈالی تھی۔ آج اس پر نگاہ ڈالنا اس کی قید میں رہائی کی رکاوٹ بن سکتا تھا۔ پورے لان میں گھومتی نگاہیں اس کے وجود پر آ کر تھمی تو دل زور سے دھڑکا۔ گہرے جامنی قمیض اور کیپری میں ملبوس ہم رنگ بھاری بھرکم دوپٹہ ایک کندھے پر لگائے وہ سربینا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ بالوں کو سیدھا کرنے کے بعد ایک طرف مانگ کو بل ڈالے کندھے پر گرائے وہ بار بار دوسرے کندھے پر موجود دوپٹے کو سنبھال رہی تھی۔ دوران نے گہری سانس خارج کی، ایسے جیسے کوئی دل کے اندر اٹھتی حسرت کو دبائے۔ قدم آہستگی سے اس کی طرف بڑھائے۔ بظاہر تو وہ سربینا سے باتوں میں مگن تھی، لیکن دل اس کے آنے والے لمحے کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی دوران کو اپنی طرف آتا دیکھا، گلا خشک ہونے لگا۔ اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے مضبوط رکھنا۔ جویریہ بات سنو۔ جاری